इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है नोरा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। नोरा के फादर तो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर थे, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। अब कई घंटों तक माउंटेन पर चढ़ने के बाद वो दोनों टॉप पर पहुंच गए थे। यहाँ नोरा के फादर की थिंकिंग बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग थी। नोरा के फादर अपनी बेटी को बताते थे कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। उन सारी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। साथ ही साथ नोरा के फादर उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो बता रहे थे कि पृथ्वी पर सालों पहले बड़े बड़े ट्रॉल्स यानी कि मॉन्स्टर्स रहा करते थे। इन मॉन्स्टर्स की ऊंचाई तो पहाड़ों जितनी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब इसी तरीके से एक दिन 12 ट्रॉल्स नशे में एकदम धुत होते हैं, जिसके कारण वो सब बेहोश हो गए थे और उन्हें समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह होने के बाद जैसे ही उन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर सूर्य की किरण पड़ी, तब वो सारे मॉन्स्टर्स पत्थर में कन्वर्ट होने लगे। शायद से उन मॉन्स्टर्स यानी कि ट्रॉल्स को सूर्य की किरणें सहन नहीं होती। पत्थर में कन्वर्ट होने के बाद सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर जम गए, जो अब मॉडर्न जमाने में पूरी तरीके से बड़े बड़े माउंटेन्स बन चुके थे। नोरा के फादर उसे बता रहे थे कि अगर तुम इन माउंटेन्स को ध्यान से देखोगी तब तुम्हें इनमें मॉन्स्टर का चेहरा नजर आएगा। हालांकि नोरा अपने फादर की बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके फादर ने सबसे पहले खुद पर भरोसा करने के लिए कहा। जब नोरा एकदम शांत होकर खुद पर भरोसा होकर माउंटेन्स की तरफ देखती है, तब उसे लिटरली उन मॉन्स्टर्स का थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। नोरा ये देखकर एकदम से डर जाती है। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर नोरा अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। नोरा तो प्रोफेसर होने के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में काम भी किया करती थी। इसी तरीके से वो अपनी टीम के साथ जमीन में खुदाई कर रही होती है ताकि उसे कुछ कीमती चीज मिल जाए। लेकिन इतने घंटों से खुदाई करने के बाद भी नोरा की टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा होता। थोड़ी देर बाद टीम का लीडर नोरा और बाकी सभी से आकर कहता है कि हमें यहाँ पर शायद कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए हम अपनी खुदाई कहीं और जाकर करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नोरा कहती है कि हमें इसी जगह पर खुदाई करनी चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। यहाँ पर नोरा अभी भी अपने फादर की बातें भूली नहीं थी। उसे सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना था और आगे बढ़ना था। जिसके बाद नोरा लगातार जमीन को खोदने लगी थी। तभी अचानक उसे कुछ एंशिएंट जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं। ये देखकर नोरा का लीडर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब हमें वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे वर्कर्स एक बड़े से टनल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाना चाहते थे। उस जगह को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स लगा दिए जाते हैं। थोड़ी ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट करने के कारण वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ था, जिससे कि वो बड़ा सा टनल ढह जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर सके। धमाका होने के बाद जब कुछ वर्कर्स उसे देखने जाते हैं, तभी अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगी। सारे वर्कर्स तो अपनी जान बचाकर टनल में से बाहर निकलने लगे थे, मानो जमीन के अंदर से कोई खतरनाक चीज बाहर निकल रही हो और आसपास की सारी चीज डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। आखिर वो खतरनाक चीज क्या थी किसी को भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि टनल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल बाहर निकला है, जो लगातार चारों तरफ तबाही मचाते जा रहा था। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जब ये सारी बातें मिलिट्री कर्नल को पता चलती हैं, तब वो अपने ऑफिसर्स की एक मीटिंग बिठा रहे थे, जिसमें कि नोरा को भी इनवाइट किया गया था। कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स नोरा को अपने साथ लेकर हेडक्वार्टर में लेकर आ जाते हैं। नोरा हेडक्वार्टर में नहीं थी, इसीलिए एंड्रयू नाम का एक हेल्पर नोरा की मदद करता है मीटिंग रूम में लेकर जाने के लिए, जहां पर सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। मिलिट्री कर्नल सभी को धमाके का फुटेज दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर ये सारी चीजें हुई, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को पता नहीं चला था कि ये एक मॉन्स्टर है। बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स तो अनुमान लगा रहे थे कि ये तो एक आंधी तूफान की तरह है, जो कभी कभार हो जाती है। लेकिन जब नोरा ने फुटेजेस को ध्यान से देखा, तब उसे जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। नोरा ने तो सभी से कह दिया था कि ये कोई आंधी तूफान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो सकता है। सारे ऑफिसर्स तो नोरा की इस बात पर हंसने लगे थे, पर तभी एक दूसरी लेडी ऑफिसर्स वहाँ पर आकर सभी को एक वीडियो फुटेज मैग्नीफाई करके दिखाती है, जहाँ एक फ्रेम पे स्टॉप होने पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर साफ साफ दिखाई देता है। सारे ऑफिसर्स तो पूरी तरीके से चौंक गए थे, यानी कि नोरा जो उन सारे ऑफिसर्स से कम एक्सपीरियंस थी, उसका अनुमान एकदम सही था। उन ऑफिसर्स को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अब हमें पहाड़ी वाले इलाके में एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा की तरह एक दूसरे का साथ देकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर तभी बूढ़े आदमी ने देखा कि उसका डॉग लगातार किसी चीज पर भौंकता जा रहा है, और अब अगले ही मोमेंट में उनका पूरा घर हिलने लगा था।
था, मानो कि वहाँ पर भूकंप आ गया हो। दोनों ही बूढ़े कपल अपनी जान बचाते हुए बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित थे। कुछ देर बाद जब भूकंप शांत हुआ तब वो दोनों बाहर निकलकर चेक करते हैं, लेकिन अब उनका पूरा का पूरा घर टूट चुका था। उन दोनों में से किसी को समझ ही नहीं रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जब ये बात मिलिट्री कर्नल की टीम को पता चलती है तब उन्होंने नोरा को वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया था। नोरा बिना टाइम वेस्ट किए एंड्रयू के साथ निकल पड़ती है उस जगह पर जाने के लिए। रास्ते में एंड्रयू नोरा से उसके फादर के बारे में पूछता है। नोरा ने बताया कि मेरे फादर की सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग है, इसीलिए वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते थे। एंड्रयू भी कहता है कि वो एक राइटर बनने वाला था, लेकिन मजबूरी होने के कारण वो इस स्पेशल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर नोरा और एंड्रयू उस घटना वाले स्थल पर पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें सोल्जर्स की टीम का एक कैप्टन मिला था जो सारी चीजें बताता रहता है। कैप्टन ने अपने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया कि एक बड़ी सी चीज नदी के किनारे से यहाँ पर आई और फिर घर को डिस्ट्रॉय करते हुए दूर चली गई। जमीन के ऊपर तो ये बड़े बड़े पैरों के निशान भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो पहाड़ी वाले इलाकों में आकर एकदम से गायब हो गए थे। ये बात कैप्टन और नोरा दोनों को ही नहीं समझ में आती। नोरा तो अब उन दोनों बूढ़े कपल के पास कुछ पूछताछ करने के लिए चली गई थी। वो बूढ़ी औरत बताती है कि भूकंप आने से पहले मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे कान फटने लगे थे, पर अचानक से कुछ देर बाद वो आवाज गायब हो गई। अब नोरा को ये सारी चीजें रिपोर्ट्स मिलने पर भी उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए वो अब कुछ पुख्ता सबूत जमा करने के लिए कैप्टन और एंड्रयू के साथ अपने फादर के घर की तरफ निकल जाती है। नोरा के फादर की तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि सभी लोग उन्हें पागल समझते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि नोरा के फादर सबसे अलग रहना चाहते थे। जब नोरा, एंड्रयू और कैप्टन नोरा के फादर के घर में इंटर करते हैं तब उनके दीवारों पर बहुत सारे ट्रोल्स यानी कि मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स लगी हुई थी। यानी कि नोरा के फादर को इन मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। साथ ही साथ नोरा को ये भी पता होता है कि उसके फादर पहाड़ों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसीलिए वो उनके पास मदद मांगने आई थी। नोरा के फादर उन्हें बताते हैं कि कुछ ही सालों पहले जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकला था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात सभी लोगों से छुपा दी। नोरा अपने फादर को बीच में टोकते हुए ये कहती है कि इसी तरीके का एक धमाका आज हुआ है, जिसके अंदर से हमें मॉन्स्टर्स के निकलने के सबूत तो मिले हैं, पर वो पहाड़ी वाले इलाकों में से कहाँ चला गया इसका कोई भी अंदाजा नहीं। नोरा के फादर फोटोज दिखाकर उन्हें बता रहे थे कि मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल्स कई सालों पहले इंसानों के साथ ही खुले में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्पीसीज बहुत ही कम होने के कारण वो सब विलुप्त हो गए। अब नोरा अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ चले और उनकी थोड़ी सी मदद करें। इसीलिए अब नोरा के फादर हेलीकॉप्टर में बैठकर उनके साथ उसी घटना वाले प्लेस पर चले गए थे। नोरा के फादर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो उस हिसाब से पहाड़ों पर जाकर चेक करने लगे होते हैं। वो तो बड़ी अजीब तरीके से पहाड़ों के सैंपल्स को चेक कर रहे थे। कैप्टन नोरा को उसके फादर के बारे में बताता है कि शायद तुम्हारे फादर की कंडीशंस ठीक नहीं है। नोरा को भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि शायद उसके फादर को कुछ ज्यादा पता नहीं है और वो तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इसीलिए नोरा अब अपने फादर को बुलाने के लिए चली जाती है। अब नोरा जैसे ही अपने फादर के थोड़ा सा पास गई तभी उसे अपने पास ही वाले एक पत्थर में से बड़ी सी आंख दिखाई देती है। वो आंख और किसी का नहीं बल्कि उस भयानक मॉन्स्टर का ही था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो लगातार उन सभी को घूरता ही जा रहा था। नोरा अपने फादर को लेकर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने लग जाती है। साथ ही साथ नोरा ने उस बड़े से मॉन्स्टर का वीडियो भी निकाल लिया था, जो कि वो एक प्रूफ के तौर पर रख सकती थी। उस बड़े से मॉन्स्टर की फुटेज देखने पर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स एकदम हक्का बक्का रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में होते हैं। अब नोरा कैप्टन, एंड्रयू और अपने फादर के साथ हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी। नोरा के फादर सभी को सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री वालों ने नोरा के फादर को पागल बोलकर यहाँ से निकाल दिया था। नोरा प्राइम मिनिस्टर और भी बड़े बड़े अधिकारियों से परमिशन मांग रही थी कि उसे इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जब तक तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन करोगी तब तक वो बड़ा सा मॉन्स्टर सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसीलिए अब उस मॉन्स्टर को जान से मारने की जिम्मेदारी मैं मिलिट्री वालों के हाथों में सौंपती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा बमबारी करके उस मॉन्स्टर को उड़ा दे।
प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मिलने के बाद कैप्टन अपनी पूरी टीम लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगा था। तभी नोरा कैप्टन के पास आकर कहती है कि तुम हमें भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि हम सब वहाँ पर रहेंगे तो तुम्हारी मदद ही करेंगे। अब कैप्टन को इसकी परमिशन तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी नोरा, एंड्रयू और उसके फादर को अपने साथ लेकर चला जाता है। हेडक्वार्टर की टीम मिलिट्री वालों को उस मॉन्स्टर की लोकेशन के बारे में बता रहे थे, जहाँ पर वो अपनी आर्मी लेकर पहुँच गए होते हैं। वो तो एक जंगल के बीच का एरिया था। अब पूरी आर्मी वहां पहुंचकर अपना जाल बिछाने लग जाते हैं। चारों तरफ उन्होंने फायर कैनन से घेर लिया था। यहाँ पर सिर्फ वेट करना था उस बड़े से मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल के आने का। अब यहाँ नोरा के फादर उससे बड़े इमोशनल वे में बात करते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें बचपन में अच्छे से टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अभी भी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। नोरा कहती है कि पास्ट की बातों को भूल जाओ, अभी आप मेरे पास हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नोरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ही देर में अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाली है। अब कुछ ही देर के बाद उस जगह पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका था, जो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। शायद से मॉन्स्टर ने सेंस कर लिया था कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान मौजूद हैं। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर और उसके ऑफिसर्स ने बिना कुछ सोचे समझे आदेश दे दिया होता है मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने के लिए। सारे मिलिट्री वाले अपने अत्याधुनिक हथियारों की मदद से मॉन्स्टर के ऊपर लगातार फायरिंग करते जा रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों से मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ट्रोल मॉन्स्टर तो अब उन सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को उठा उठा कर पटकने लगा था। उसके सामने कोई भी आ जाए वो पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। नोरा, कैप्टन, एंड्रयू और उसके फादर तो एक जगह पर छुपे होते हैं अपनी जान बचाकर। अब वो मॉन्स्टर थोड़ा सा पास आकर कुछ सूंघने लग जाता है। कैप्टन के साथ उसका एक मिलिट्री सोल्जर मौजूद था जो क्रिश्चियन होता है। उसके गले में क्रॉस का सिंबल मौजूद था, पर तभी अचानक वो मॉन्स्टर उसी क्रिश्चियन वाले सोल्जर को उठाकर पूरा खा जाता है। लेकिन मॉन्स्टर बाकी लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा था। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। तभी नोरा के फादर ये बताते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर क्रिश्चियन लोगों को सूंघ कर पता लगा लेते थे और ये क्रिश्चियनिटी लोगों से काफी नफरत करते हैं। और अब अगले ही मोमेंट में नोरा के फादर बाहर निकलकर मॉन्स्टर के एकदम सामने आ चुके थे। वो मॉन्स्टर को अपने हाथों से इशारा करके शांत रहने के लिए कहते हैं। लिटरली नोरा के फादर का ये तरीका काम कर रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर एक जगह पर रुककर एकदम शांत हो जाता है और उन्हें देखता ही जाता है, जैसे कि नोरा के फादर उस मॉन्स्टर से बात कर पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ सोल्जर्स ने मॉन्स्टर पर फिर से हमला कर दिया था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हें पलटवार करने लग जाता है। इन्हीं सारी चीजों में मॉन्स्टर ने गलती से नोरा के फादर को भी चोट पहुंचा दी थी, जो डायरेक्टली जाकर कहीं दूर पर गिरते हैं। नोरा तुरंत अपने फादर के पास आ गई थी उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो काफी घायल हो चुके थे। पता नहीं उस मॉन्स्टर को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए अब वो बिना सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल पड़ा था। यहाँ नोरा के फादर इतने ज्यादा चोटिल हो चुके थे कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरते मरते नोरा के फादर ने कहा कि रॉयल पैलेस और मेरा घर, जिसके बाद नोरा के फादर अपनी जान छोड़ देते हैं। नोरा तो अब पूरी तरीके से अकेली हो गई थी, क्योंकि उसका अपना कहने वाला सिर्फ उनके एक फादर ही मौजूद थे, जो अब नहीं रहे। नोरा इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो कुछ दिनों तक काम भी नहीं करती। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस मॉन्स्टर को मारने का तरीका ढूंढ निकालेगी। नोरा ने उन बड़े बड़े ट्रॉल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कई घंटों की रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद नोरा को ये पता चला कि वो सारे मॉन्स्टर क्रिश्चियनिटी लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, और तो और उन मॉन्स्टर को चर्च में लगे बड़े से घंटे की आवाज बिल्कुल भी सहन नहीं होती। ये बातें जानने के बाद नोरा को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था। नोरा ये आइडिया कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को बताती है। नोरा के पास प्लान था कि अगर ये मॉन्स्टर घंटी के आवाज से इतना ज्यादा इरिटेट होते थे, तो वो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स पर बड़े बड़े घंटे लगाकर मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमने लगेंगे, जिससे कि मॉन्स्टर इतनी सारी आवाजों को सहन नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। मिलिट्री ऑफिसर और प्राइम मिनिस्टर के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था इस प्लान से आगे जाने के सिवा, इसीलिए वो कैप्टन और नोरा को ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देते हैं। अगले दिन ही मिलिट्री वाले मॉन्स्टर की लोकेशन का पता लगा के अपने कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पे बड़े बड़े घंटे लगाकर वहां पर चले गए थे। इतने सारे घंटों की आवाज सुनते ही मॉन्स्टर के दिमाग में दर्द होने लगा था। वो तो इतनी आवाजों को सहन ही नहीं कर पाता। सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स प्लान के मुताबिक चारों तरफ चक्कर काटने लगे थे, पर अब वो मॉन्स्टर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारे हेलीकॉप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। देखते ही देखते इतने सारे हेलीकॉप्टर्स और सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मॉन्स्टर इतना
इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगा होता है। तभी पता चला कि एक छोटी बच्चे के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। पर शॉकिंग बात ये थी कि बड़े से मॉन्स्टर ने लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया था, जिससे कि लड़की और उसके पेरेंट्स मरने से बच गए। यानी कि ये मॉन्स्टर मासूम इंसानों पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता। वो मॉन्स्टर तो नोरा के हेलीकॉप्टर को देखता ही रहता है, पर अब नोरा और कैप्टन को पता था कि उनका ये प्लान चौपट हो चुका है, इसीलिए वो लोग वापस आ जाते हैं। अब कर्नल और प्राइम मिनिस्टर की टीम ने नोरा को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो अपने पहले ही प्लान में एकदम से फेल हो चुकी होती है। लेकिन नोरा अभी भी उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहती थी, भले ही उसे मिलिट्री का सपोर्ट मिले या ना मिले। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम के साथ डिस्कस करके डिसाइड किया कि वो बड़े से मॉन्स्टर पर मिसाइल गिराकर उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए अब जल्द से जल्द सिटी के सारे लोगों को बाहर निकाला जाने लगा था। यहाँ पर एंड्रयू रोमांटिक वे में नोरा को अपनी कार में उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता रहता है। हालांकि नोरा सोच रही थी कि वो इस सारी चीजों को छोड़कर कहीं वेकेशन पर चली जाए, पर तभी उसे अपने फादर द्वारा कही गई बात याद आती है, जिन्होंने मरने से पहले रॉयल पैलेस के बारे में जिक्र किया था। इसीलिए नोरा एंड्रयू से कहती है कि हमें एक बार रॉयल पैलेस जाकर चेक करना चाहिए कि वहाँ पर क्या मिल सकता है हमें। वो दोनों तुरंत ही रॉयल पैलेस की तरफ चले गए थे, जो कई सालों से बंद पड़ा था। गेट पर आने के बाद वो दोनों पैलेस के चीफ से मिलते हैं, जिन्हें कि जब नोरा के फादर के बारे में पता चला तब वो उन दोनों को अंदर ले रहे थे। वो चीफ अब नोरा और एंड्रयू को इस पैलेस के बारे में थोड़ी बातें बताते हैं। चीफ बताता है कि कई दशकों पहले अगर कोई राजा अपना महल किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाए, तब ये उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होता था। इस जगह पर पैलेस बनने से पहले उन्हीं बड़े बड़े मॉन्स्टर्स यानी कि ट्रॉल्स का राज हुआ करता था। वो सब यहाँ बड़े शान से रहा करते। लेकिन उस समय के राजा को जब पता चला कि ये सारे मॉन्स्टर्स चर्च की घंटियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, तब उन्होंने अपनी पूरी सेना की मदद से घंटियों का यूज करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और उन्हीं की समाधि के ऊपर अपना बड़ा सा पैलेस बनाया। लेकिन राजा ने सारे ट्रॉल्स में से एक ट्रॉल को जिंदा छोड़ दिया था पहाड़ों के अंदर, जो इस वक्त बाहर निकल चुका है। और ये ट्रॉल जो आजाद हो चुका है वो अपनी फैमिली वालों को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। चीफ अब नोरा और एंड्रयू को एक बहुत ही बड़े तहखाने में लेकर चले जाते हैं। उस तहखाने के अंदर लिटरली उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के कंकाल रखे गए थे, जो कि राजा ने पैलेस बनाने से पहले बलि दी होती है। नोरा जब उन हड्डियों के ऊपर फ्लैश लाइट मारती है, तभी उसने देखा कि हड्डियां अचानक से गलने लगी हैं, यानी कि रोशनी की मदद से इनकी हड्डियों को गलाया जा सकता है। तभी अचानक नोरा को उसके बचपन में फादर द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आ गई, जिसमें कि वो बता रहे थे कि इन मॉन्स्टर्स को सूर्य की किरणें बिल्कुल भी सहन नहीं होती। अगर उनके बॉडी पर जरा भी सूर्य की रोशनी पड़ी तब वो पूरी तरीके से पत्थर बनकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नोरा के दिमाग में इन सारी चीजों की वजह से एक बहुत ही अच्छा प्लान समझ में आया था। वो कैप्टन को कॉल करके अपना ये प्लान भली भांति बता देती है। नोरा तुरंत ही कैप्टन को कॉल करके अपने प्लान के बारे में सारी चीजें बता देती हैं। नोरा ने बताया कि हम उस मॉन्स्टर को सूर्य की किरणों से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए नोरा कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि वो बहुत सारे सोलर पैनल से चलने वाले लाइट्स लेकर आ जाएं। कैप्टन भी नोरा के अच्छे से समझाने के कारण सारी बात मान जाता है। कैप्टन अब नोरा द्वारा कहे गए सारी इंतजाम करने लगा था। नोरा और एंड्रयू चीफ से बोलकर उस जगह के स्केलेटन में से एक बेबी ट्रॉल का स्केलेटन अपने गाड़ी के ऊपर रख देते हैं। वो दोनों निकल पड़े थे मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि नोरा मॉन्स्टर को उस स्पॉट पर लेकर आ जाए जहां पर कैप्टन और उसकी बाकी टीम मौजूद थी। अब यहाँ नोरा और एंड्रयू अपनी कार को भगाते हुए उस बड़े से ट्रॉल के पास आ गए थे। नोरा ने तो तुरंत ही अपने गाड़ी पर रखे उस कपड़े को हटा दिया था, जो उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक का स्केलेटन होता है। अब वो बड़ा सा ट्रॉल ये देखकर एकदम से शॉक रह गया था, इसीलिए वो अब लगातार नोरा की गाड़ी के पीछे भागने लग जाता है। उस मॉन्स्टर को कैसे भी करके अपनी फैमिली के बारे में पता लगाना था। नोरा और एंड्रयू को कैसे भी करके मॉन्स्टर को अपने पीछे अट्रैक्ट करते हुए एक स्पॉट पर लेके जाना था, जहाँ पर कैप्टन और बाकी सोल्जर्स लाइट लेकर तैनात थे। लेकिन बीच रास्ते में ही गाड़ी चलाते हुए मॉन्स्टर का स्कल नीचे गिर जाता है। जब उस बड़े से ट्रॉल ने अपने फैमिली वाले मॉन्स्टर का स्कल अपने हाथ में लिया, तब देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो भावुक हो उठा है। और अब उस मॉन्स्टर को पता चल चुका था कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं। वो तो पूरी तरीके से अकेला है। मॉन्स्टर ने जैसे ही अपने फैमिली मेंबर का स्कल छोड़ा तो वो नीचे गिरकर पूरा टूट गया था, जिसके बाद मॉन्स्टर पूरी तरीके से एकदम गुस्सा हो उठता है
वो तो अब नोरा और एंड्रयू के गाड़ी के पीछे भागने लगा था उन्हें खत्म करने के लिए। एंड्रयू तो पूरी स्पीड से कार को भगाता रहता है स्पॉट पर पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें सोल्जर्स को दिखाया जा रहा था जो सिटी पर मिसाइल्स फायर करने जा रहे होते हैं। इसीलिए अब एंड्रयू ने अपनी एक दोस्त को कॉल करके ये इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम किसी भी तरीके से फायरिंग को रोक दो। तभी हेडक्वार्टर में काम करने वाली एंड्रयू की उस फ्रेंड ने हैकिंग करके मिसाइल के फायरिंग कमांड को एकदम से रिवर्स कर दिया था, जिससे कि कुछ समय के लिए सोल्जर्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे। नोरा और एंड्रयू लगातार उस मॉन्स्टर को अपने पीछे अट्रैक्ट करते हुए उस खाली जगह पर लेकर आ गए थे जहां प्लान के मुताबिक कैप्टन और बाकी सोल्जर्स मौजूद थे। बदकिस्मती से अब हेडक्वार्टर में एंड्रयू की उस फ्रेंड को पकड़ लिया गया था। मैनेजिंग ऑफिसर्स ने मिसाइल फायरिंग के कमांड को फिर से स्टार्ट किया, पर जब उन्हें पता चला कि उस स्पॉट पर बाकी सोल्जर्स भी मौजूद हैं, तब उन्होंने मिसाइल कमांड को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए कहा। जब वो मॉन्स्टर प्लान किए गए स्पॉट पर पहुंच जाता है, तभी कैप्टन ने अपनी टीम को आदेश दे दिया था कि वो लाइट्स ऑन करें। मॉन्स्टर की बॉडी पर बहुत सारी सोलर लाइट्स पड़ने की वजह से वो डिस्ट्रॉय होने लगा था। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे टूटने लग जाती है। मॉन्स्टर को तो अब जाकर असली दर्द का एहसास हो रहा था। वो मॉन्स्टर तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा था। नोरा जब मॉन्स्टर को इस तरीके से तड़पता हुआ देखती है, तब वो सोचने लगी थी कि इन मॉन्स्टर्स की प्रजाति को बिना किसी मतलब के खत्म कर दिया गया था। वो तो किसी इंसानों को चोट भी नहीं पहुंचाते थे, यानी कि उन मॉन्स्टर्स को भी इंसानों की तरह जीने का पूरा हक था। इसीलिए अब नोरा इंसानियत के नाते जाकर सारे सोलर लाइट्स को बंद करने लग जाती है। लाइट बंद होने के कारण अब उस मॉन्स्टर को दर्द नहीं दे रहा था। नोरा उस बड़े से ट्रॉल के पास आकर इशारों में कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो मॉन्स्टर भी बड़े शिद्दत से नोरा को देखता जा रहा था, जैसे कि वो उसकी बात समझ रहा हो। कैप्टन ने अपने बाकी सोल्जर्स को हमला करने से सख्त मना किया था। वो मॉन्स्टर नोरा की बातें समझकर जैसे ही वहाँ से जाता, तभी अचानक उस जगह पर अब सूरज निकल जाता है। सूर्य की किरणें जब एक साथ मॉन्स्टर की बॉडी पर पड़ी, तब उसका शरीर पत्थर का बनने लगा था और अब थोड़ी देर में ही देखते वो पूरा मॉन्स्टर पत्थर का बन जाता है। नोरा बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रही थी कि वो इस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाई। मिलिट्री ऑफिसर्स की टीम वहां पर आकर सारी चीजें अपने अंडर ले लेती हैं। प्राइम मिनिस्टर नोरा को थैंक्स करते हुए ये कह रही थी कि तुम्हारे फादर की कहानियां एकदम सही थीं और वो इन ट्रॉल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। नोरा के भी मन में अपने फादर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। सारी चीजें ठीक होने के बाद एंड्रयू ने डिसाइड किया कि वो अपने मिलिट्री वाली जॉब छोड़ देगा और राइटर बनने चला जाएगा। जाते जाते एंड्रयू नोरा से पूछता है कि क्या अभी भी पहाड़ों के अंदर वो सारे मॉन्स्टर छुपे हुए होंगे। तब नोरा ने हंसते हुए कहा कि शायद ऐसा हो सकता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।